फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, और संविधान का जो पार्ट फर्स्ट था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, जनरली जो राज्य व्यवस्था है उसकी बात करी थी। राज्य व्यवस्था क्या है तो आपको बताया था। सबसे पहले राज्य शब्द मैकियावेली ने दिया और अपनी पुस्तक में दिया था, इसका नाम था द प्रिंस। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी, जो एक राज्य है उसको चलाने के लिए जो सिस्टम चाहिए उसी को बोला गया था राजतंत्र, या उसी को बोला गया राज्य व्यवस्था। ये जो राज्य व्यवस्था है इसमें हम लोगों ने 3 चीजों की बात की थी। विधायिका क्या है, कानून बनाने की बात। कार्यपालिका क्या है, जो कानून है उसके अनुसार जो भी कार्य करना है उसकी बात करी गई। उसके बाद है न्यायपालिका, जो कानून है उसके अनुसार न्याय दिलाने की बात भी किसमें आई थी, न्यायपालिका में। और इन्हीं तीनों को बोला गया शासन के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि जो चौथा स्तंभ क्या है, तो उसमें हम लोगों ने बात करी कि प्रेस या मीडिया वो क्या है, शासन का चौथा स्तंभ है। इस सारी चीजों को, चारों स्तंभों को हम लोगों ने बात की थी। विश्व के सापेक्ष में भारत की स्थिति क्या है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी संविधान क्या है। संविधान एक दस्तावेज है जो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने का काम करता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी सबसे प्राचीन संविधान कहाँ का है, तो सबसे प्राचीन लिखित संविधान कहाँ का है, तो अमेरिका का है। उसके बाद सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, भारत का है। सबसे कठोर संविधान कहाँ का है, अमेरिका का है। सबसे लचीला संविधान कहाँ का है, भारत का है। इन टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़े थे। अब जिन भी विद्यार्थियों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है देख लें, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि आपको क्या पढ़ना है। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर सेकंड की। तो भारत का संवैधानिक विकास जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 31 दिसंबर 1600 को। इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड क्या है, ठीक है, कहीं कहीं लिखा होता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। और इसी को बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। सबसे पहले कहीं पे आपको वर्ड लिखा मिलेगा इंग्लैंड, कहीं पे आपको वर्ड मिलेगा ग्रेट ब्रिटेन, कहीं पे आपको वर्ड मिलेगा यूनाइटेड किंगडम। तो इसमें अंतर क्या है, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। अब जो इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड एक कंट्री है छोटी सी। इंग्लैंड का जो नॉर्दर्न एरिया है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्कॉटलैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। और इंग्लैंड के वेस्ट में जो छोटा सा हिस्सा है उसको बोलते हैं वेल्स। इन तीनों देशों को मिला के क्या बना है, तो क्या बना है, ग्रेट ब्रिटेन बना है। अब यूनाइटेड किंगडम क्या है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड जो है पूरा का पूरा द्वीप, उसके पास में एक छोटा सा देश है आयरलैंड, और आयरलैंड का एक छोटा सा हिस्सा है उत्तरी आयरलैंड। इस उत्तरी आयरलैंड और कह सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन, इनको मिला के क्या बन गया, यूनाइटेड किंगडम बन गया। अब एक होता है कि ब्रिटिश आइलेस। यानी कि ब्रिटिश द्वीप किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका पूरा का पूरा ग्रेट ब्रिटेन, और पूरा का पूरा क्या है आपका आयरलैंड। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, ब्रिटिश आइलैंड्स, या कह सकते हैं तो ब्रिटिश द्वीप किसको बोलते हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड को मिला के बनता है। ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को मिला के बनता है। यूनाइटेड किंगडम क्या है, ये उत्तरी आयरलैंड, इसको बेलफास्ट भी कहते हैं, और ये ग्रेट ब्रिटेन, इनको मिला के क्या बनता है, यूनाइटेड किंगडम बनता है। पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है यूनाइटेड किंगडम में कितने राज्य आते हैं, तो 1, 2, 3 और 1 4, कितने राज्य आते हैं, 4 राज्य आते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में कितने राज्य आते हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स 3 राज्य आते हैं। अब जो ब्रिटिश आइलैंड्स हैं
जिसमें कौन कौन आता है, इसमें ग्रेट ब्रिटेन आता है और आयरलैंड आता है। इसको बोलते हैं ब्रिटिश द्वीप। इसमें ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड आता है। हम लोग मैप से सीखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कहाँ पे क्या है। चीजें जब क्लियर रहेंगी कि कहाँ पे कौन था, कौन कब आया, तो हम ज्यादा अच्छे से कॉन्टिनेंट। ये जो आपका ब्राउन कलर में है, ये क्या है, आपका ब्रिटेन है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन है। ये जो येलो कलर में है वो क्या है, आयरलैंड है, आयरलैंड गणराज्य। और उसमें भी इसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो है नॉर्दर्न आयरलैंड में है। जो ब्राउन कलर में है ये भी किसके अंतर्गत आता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। अब इन सबको मिला के ये ऊपर वाला आपका स्कॉटलैंड है, नीचे वाला इंग्लैंड है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं वेल्स। ये पूरा का पूरा क्या बनाता है, तो ये क्या बनाता है, आपका यूनाइटेड किंगडम बनाता है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश आइलैंड। ये पूरा का है पूरा हिस्सा, जिसमें कि आयरलैंड भी आता है और आपका ग्रेट ब्रिटेन भी आता है। ये किस महाद्वीप का देश है, तो यूरोप महाद्वीप का देश है। और यहीं से जो यूरोपीय थे वो कहाँ आए, भारत आए। अब हम लोग बात करते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले भारत में क्या करने आई, तो व्यापार करने आई। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने हमारे ऊपर इतने दिनों तक राज किया, तो क्या था इंग्लैंड के पास, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग कंपेयर करें इंग्लैंड को भारत से, ठीक है, अगर पॉपुलेशन की बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की पॉपुलेशन केवल 6.66 करोड़ है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग केवल अपने राज्य की बात करें, तो अपने राज्य में वर्तमान समय में लगभग आबादी कितनी है, तो 22 करोड़ के आसपास है। तो हम लोग पॉपुलेशन में इनसे कितना जाके हैं, पहली चीज आती है। दूसरा आता है एरिया, क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें, जो इंग्लैंड है यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम है आपका, इसका एरिया कितना है, तो ये 2,42,945 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। भारत का जो एरिया है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये तो भारत का है, भारत का तो बहुत ज्यादा है। केवल और केवल अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है कितना है, तो 243,286 यानी कि 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि जो पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम है ये अपने उत्तर प्रदेश से भी क्या है, छोटा है। और ये बड़ी हास्यप्रद बात है, इतने छोटे से देश से आकर ये हमारे ऊपर इतने सालों तक राज किए। अब जो हमारा संविधान है उसके विकास में इसकी प्रमुख भूमिका है, इसलिए हमें इसके बारे में जनरल सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि ये कैसे थे, कहां से आए। अब आपको पता है इंग्लैंड की राजधानी क्या है, तो क्या है, लंदन है। किस नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे है। भारत की कैपिटल क्या है, तो भारत की कैपिटल क्या है, दिल्ली है। और भारत की कैपिटल किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है। अब हम लोग अगर मुद्रा की बात करें, करेंसी की बात करें, जो ब्रिटेन की करेंसी है वो क्या है, पाउंड स्टर्लिन। और जो पाउंड है ब्रिटेन का, ये वर्तमान समय में कितना है, तो ये वर्तमान समय में 103 लगभग कह सकते हैं 103 इंडियन रुपीस के बराबर है। कितना है, 103 इंडियन रुपीस के बराबर है। अब ये अपना जो रुपया है वो इतना कमजोर है, इसका कारण भी क्या थी, कहीं ना कहीं ब्रिटेन है और ईस्ट इंडिया कंपनी है। हम लोग अगर बात करें, हमारा जो देश आजाद हुआ था 1947 में, कब आजाद हुआ, 1947 में आजाद हुआ। 1947 में अगर आजाद हुआ देश, तो 1947 तक अगर हम लोग बात करें, जो ब्रिटेन वाले थे या जो इंग्लैंड के लोग थे, ये हमारे यहाँ से 1.3 ट्रिलियन पाउंड ये क्या करके ले गए, ये यहाँ से लूट कर ले गए। कितने ले गए, 1.3 ट्रिलियन पाउंड लूट कर ले गए। ये जो पैसा था जो ये लूट के भारत से ले गए, अगर ये पैसा भारत में होता तो जो भारत है, इंडिया है, वो अमेरिका जो यूएसए है उससे 6.3 गुना अमीर होता। सोचो मित्रों कि अगर ये जो पैसा भारत में होता तो इस पैसे की दम पे जो भारत है वो कितना अमीर होता, अमेरिका से 6.3 गुना अमीर होता। अब हम लोग वापस से बात करते हैं, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तब जो भारत है, भारत का जो विश्व की जीडीपी में हिस्सा था वो था 24.5%। यानी कि भारत जो है वो विश्व की जीडीपी में 24.5% हिस्सेदारी रखता था।
लेकिन जब ये 1947 में हमको छोड़कर गए तब भारत की हिस्सेदारी विश्व जीडीपी में कितनी थी, तो कितनी थी 3.4%। सोचो कि कितना बड़ा अंतर है। जब भारत में ये आए थे तब भारत विश्व की जीडीपी में कितना योगदान दे रहा था, 24.5% समथिंग, लेकिन जब ये छोड़कर गए 1947 में तो सिर्फ कितना रह गया, 3.4% रह गया। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं। आप देखते हो कि डेली सुनते हो कि डॉलर जो है वो रुपए के एवरेज में स्ट्रांग होता जा रहा है, रुपया अपना कमजोर होता जा रहा है, तो उसकी हम लोग बात करते हैं। एक ईयर है 1917 की अगर हम लोग बात करें तो जो 13 डॉलर हैं, कितने डॉलर, 13 डॉलर, ये जो 13 डॉलर हैं, इन 13 डॉलर के बराबर अपना 1 रुपया हुआ करता था, 1 इंडियन रुपीस हुआ करता था। ये कितनी बात है, 1917 की बात है। अगर हम लोग इससे पहले की बात करेंगे तो इनकी संख्या और भी ज्यादा होती थी। अब जब ये देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, तब क्या हुआ, 1 डॉलर बराबर कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। यानी कि 1 डॉलर की कीमत 1 रुपए के बराबर कब थी, 1947 में थी। अब तीसरी बात करें हम लोग, अब जो वर्तमान समय है 2021, अब क्या है, अब जो 1 डॉलर है वो किसके बराबर है, 73.1 इंडियन करेंसी या इंडियन रुपीज के बराबर है। तो इतना बड़ा अंतर देखने को मिला, किसमें देखने को मिला, जो हमारे पैसे हैं डॉलर्स या जो ब्रिटिश स्टर्लिन है, पाउंड स्टर्लिन है, उसमें देखने को मिला। इन सब का कारण कहीं ना कहीं क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। हम आपको बेसिकली संविधान पढ़ा रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को जब हमें पता होगा कि कैसे करके क्या हुआ, जो हमारे संविधान बनने की जो प्रोसेस है, ठीक है ना, वो कैसे करके स्टेप बाय स्टेप कैसे करके बनी कहानी के रूप में, तो हमें वो उतने अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड आपको पता है कंट्री है, कैपिटल क्या है, लंदन है। ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आता है, कैपिटल क्या है, लंदन है। यूनाइटेड किंगडम में उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन आते हैं, कैपिटल क्या है, लंदन है। और ब्रिटिश आइलैंड्स, इसमें क्या आता है, तो इसमें ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड, ये दोनों चीजें आती हैं, ब्रिटिश द्वीप के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो सारी बातें हमने आपको बताई, कंपेयर किया, तो इंग्लैंड अगर हम लोग बात करें तो भारत के कंपेयर कहीं भी नहीं था, लेकिन फिर भी एक ऐसी कंपनी बनी जिसने भारत में इतने दिनों तक शासन किया। अब हम लोग सबसे पहले बात करें, इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 31 दिसंबर 1600 को हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ था, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, लंदन में था, लंदन ग्रेट ब्रिटेन में था। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी महारानी कौन थी, तो एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम। ये उस समय ब्रिटेन की, या कह सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन की क्या थी, महारानी थी। और इन्होंने 15 वर्षों का क्या दिया था, एकाधिकार दिया था। इन्होंने 15 वर्षों के एकाधिकार के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की परमिशन दी थी कि आप जाइए व्यापार करिए, और इस टाइम पीरियड तक कोई भी दूसरा कंपनी या दूसरे व्यक्ति ब्रिटेन से ईस्ट की तरफ जाकर व्यापार नहीं करेंगे। अब इसको ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहते थे, ये था ईस्ट इंडीज। जैसे हम लोग बात करते हैं आज के दिन, जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह हैं, इन सभी को वेस्ट, मतलब जो ईस्ट में पढ़ते हैं, ब्रिटेन से कहाँ पढ़ते हैं, ईस्ट में पढ़ते हैं, इसलिए इनको क्या बोला था, ईस्ट इंडीज बोला जाता था। अब ये लोग यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आए। अब व्यापार करने के उद्देश्य से तो आए ये, लेकिन इनको परमिशन किसने दी, तो एलिजाबेथ प्रथम ने दी। ये जो एलिजाबेथ प्रथम ने कितने वर्षों का एकाधिकार दिया, 15 वर्षों का एकाधिकार दिया। अब हम लोग बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर थे जॉन वॉट्स। इसके फाउंडर कौन थे, जॉन वॉट्स और जॉर्ज व्हाइट। ये क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के फाउंडर थे। अब हम लोग बात करते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनके तैयार हो गई और सारी चीजें क्लियर हो गई, इनको भारत आने के लिए हो गया। अब जब ये भारत आने की बात आई, तो भारत आने के लिए सबसे पहले जो कंपनी थी, इसमें कितने थे सदस्य, कितने थे, तो 24 सदस्य थे। इन्हीं 24 में से एक क्या होता था, अध्यक्ष होता था, जिसे गवर्नर बोला गया, एक होता था उपाध्यक्ष, और यही कंपनी के सारे कार्यों को करते थे। अब दूसरी बात करते हैं, जब कंपनी भारत आई तो ये भारत कब आई, तो जो कंपनी भारत आई तो ये भारत आई 1608 में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1608 की।
जब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, ये भारत तो आई, लेकिन उस समय भारत में हो क्या रहा था? अगर हम लोग बात करें भारत की, पता है कि दिल्ली सल्तनत रही, दिल्ली सल्तनत रही। ये जो दिल्ली सल्तनत थी, इसने कब से कब तक भारत पर राज किया? तो इसने कब से कब तक भारत पर राज किया? तो ये रही है 1206 से 1526 तक। ठीक है, 1206 में आए और ये 1526 में समाप्त हो गए। अब हमें कहां पहुंचना है? 1608 में। उसके बाद आए मुगल आए, और ये मुगल कब तक रहे? तो ये रहे हैं आपके 1526 से 1857 तक। 1857 में क्रांति हुई थी, और इसी क्रांति में जो अंतिम मुगल राजा था उसको रंगून ले गए थे और ये वहीं पे उसको मार दिया था। अब जो पहला मुगल था वो कौन था? तो हमको पता है वो कौन था, बाबर था। बाबर का पुत्र उसके बाद गद्दी पे बैठा हुमायूं था। हुमायूं के बाद गद्दी पे कौन बैठा? तो अकबर। अकबर के बाद गद्दी पे कौन बैठा? जहांगीर। जहांगीर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो जहांगीर के बाद आया शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब। ये इतने राजा जो मुख्य राजा थे मुगल काल के वो थे। ठीक है ना। अब हम लोग बाबर की बात करें। बाबर 1526 में आया था और 1530 तक ये रहा। 1530 में कौन आ गया? हुमायूं। और ये 1530 से 1540 तक रहा, और 40 में शेरशाह सूरी ने इसे भगा दिया, निर्वासित कर दिया। और उसके बाद से ये 1555, 15 वर्षों बाद 1555 में वापस आया और ये 56 तक रहा। उसके बाद आ गए अकबर। अकबर कब से कब तक रहे? तो ये 1556 से 1605 तक रहे अकबर साहब। उसके बाद आ गए जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1627 तक रहे। ये जो टाइम पीरियड है 1605 से 1627, यही टाइम पीरियड किसमें आता है आपका? कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? तो 1608 में आई। और किसके टाइम पीरियड में आई, किसके समय पे आई? तो ये जहांगीर के समय आई। उस समय किसका शासन था? तो किसका शासन था? जहांगीर का शासन था। ठीक है ना। उसके बाद 1628 में शाहजहां राजा बना, और ये 1658 तक दिल्ली का राजा रहा। और 1658 में कौन बन गया फिर? औरंगजेब। और औरंगजेब कब तक रहा? तो ये 1707 तक रहा। और ये जो मुगल काल का स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड है वो इतना ही है। उसके बाद से इसका पतन प्रारंभ होता है, और जहां से मुगल काल का पतन प्रारंभ होता है वहीं से किसका उदय स्टार्ट होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का और मराठों का। तो ये बात जाननी आवश्यक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो किसका शासन था? जहांगीर का शासन था। अब 2-3 बातें हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जो पहला अंग्रेज भारत आया उसका नाम क्या था? उसका नाम था थॉमस स्टीफेंस। थॉमस स्टीफेंस। ये कब भारत आया? तो ये 1579 में भारत आया। तो ये क्या था? तो ये एक मिशनरी था, यानी कि कह सकते हैं कि अंग्रेज पुजारी था। ठीक है। दूसरी बात करें, दूसरी बात आती है जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल, इसको मुख्य रूप से माना जाता है कि ये जो प्रथम अंग्रेज है ये भारत आया था। ये कब आया था? तो ये आया था आपका 1599 में। कब आया था? तो 1599 में, और 1603। ठीक है। तो ये 1599 में भारत आया, जिसको मुख्य रूप से माना जाता है कि प्रथम अंग्रेज जो भारत आया वो था। ठीक है। 1608 में कंपनी को लेके कौन आया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्यक्ति जो था इसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ये बहुत महान व्यक्ति था। ये कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए आया था, और आने के बाद ये 1608 में आया तो कहाँ आया? सूरत आया। ठीक है ना। सूरत किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। सूरत आया, ये सूरत में ये उतरा, और सूरत में उतरने के बाद 1609 में ये कहाँ पहुंचा? तो आगरा पहुंचा। और आगरा पहुंचने की किसकी उपाधि दे दी? इंग्लिश खान की उपाधि दी। पेपर में आता है इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी गई? तो कैप्टन हॉकिंस को दी गई। ये एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे भारत में अपने पांव फैलाए और कैसे करके चीजें बताई। अब ये भी सारा कुछ किसके अंतर्गत आता है? तो ये संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत आता है। इसलिए हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे करके एक एक करके चीजें घटित हुई।
वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, ठीक है। अब आपको रेगुलर जो वीडियोस हैं वो मिलेंगे, इसलिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो उस टाइम पीरियड में जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली आपको पता है 1498 में वास्को डी गामा आया था और 1510 के आसपास इन्होंने गोवा पे कब्जा कर लिया था। सोचो, जो बंदा 1510 में कब्जा किए था और व्यापार कर रहा था, इसका जो मुगल थे उनके साथ अच्छा संबंध था। अब 1508 से लेके 1608 तक लगभग 100 साल हो गए थे पुर्तगालियों को भारत में व्यापार करते हुए। तो इनकी जो पकड़ थी भारत में अच्छी खासी मजबूत थी। अब ये जो ब्रिटेन वाले थे, ये नए नए आए थे। ये जो नए नए आए थे, तो ये जब ये आए सूरत पे, तो पुर्तगालियों को इनसे बड़ा आपत्ति हुई, क्योंकि ये व्यापार कर रहे थे। जब ये व्यापार कर रहे थे, ये व्यापार करने आए, तो पुर्तगालियों को इससे आपत्ति हुई, तो इनकी कुछ झड़पें हुई पुर्तगालियों से। अब पुर्तगालियों से झड़पें हुई, तो ये जो पुर्तगाली थे, ये पहले से व्यापार कर रहे थे और इनका अच्छा खासा प्रभुत्व था, ठीक है। अब प्रभुत्व के चलते जो कैप्टन हॉकिंस था, ये भारत में व्यापारिक अधिकार स्थापित नहीं कर पाया। अब ये नहीं कर पाया, तो 1612 के आसपास वापस चला गया। वापस आने के बाद एक 1612 में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध को बोला गया सुहेली का युद्ध। सुहेली का युद्ध, ये जो सुहेली का युद्ध हुआ है, ये बहुत टर्निंग पॉइंट साबित हुआ किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ये सुहेली का युद्ध वास्तविकता में तो ये किसके किसके बीच हुआ? तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कह सकते हैं कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे न कैसे करके जीत गई। ये सुहेली का युद्ध है। सुहेली जगह कहाँ है? तो ये सूरत से 13 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 13 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। अब ये युद्ध हुआ, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। इसी युद्ध के जीतने के बाद और 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इसने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में लगाई। ये कहाँ लगी? सूरत में लगी। कब लगी? 1613 में लगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित हो गई। पहली फैक्ट्री स्थापित होने के बाद इनको जो ट्रेडिंग करनी थी, व्यापार करना था, वो आराम से स्टार्ट हो गया। अब इनका व्यापार करने का काम चल रहा था। इसी के बाद आया 1615। 1615 में ब्रिटेन के सम्राट थे जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम, और इन जेम्स प्रथम का राजदूत बन के एक व्यक्ति आया भारत, इसका नाम था थॉमस रो। तो हम लोग बोलते हैं थॉमस रो। ये जो थॉमस रो था, ये जब भारत आया तो ये बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और एक बहुत मतलब बुद्धिमान व्यक्ति था। ये भारत आया, भारत आने के बाद व्यापारिक अधिकार की बात आई, वो दिलवाने का काम किसने किया? थॉमस रो ने किया। उसके बाद से कंपनी जो थी वो भारत में मुक्त रूप से व्यापार करने लगी। अपनी फैक्ट्रियां इन्होंने अलग अलग जगहों पर स्थापित करी और सारी चीजें स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ? जब धीरे धीरे व्यापार करते रहे, ये यहाँ से मसाले वगैरह ले जाते थे, ले जाने के बाद ब्रिटेन ले जाते थे, कुछ कच्चा माल ले जाते थे, ठीक है, और उसका व्यापार करते थे, जिसके एवज में इनको बहुत सारा कई गुना अधिक मुनाफा होता था। अब व्यापार करते 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 ये लोग बहुत टाइम जब बीत गया तो आया 1662। 1662 ईस्वी में क्या हुआ? जो ब्रिटेन के राजकुमार थे, उनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। ब्रिटेन के राजकुमार कौन थे? चार्ल्स द्वितीय। और पुर्तगाल की कहते हैं राजकुमारी थी कैथरीन ब्रगेंजा। कैथरीन ब्रगेंजा। इन दोनों लोगों को क्या हो गया? विवाह हो गया, शादी हो गई। ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, और ये कहाँ की थी? पुर्तगाल की थी। ये शादी भी एक टर्निंग पॉइंट रही। जैसे ही पुर्तगाली राजकुमारी की शादी ब्रिटेन के राजकुमार से हुई, वैसे ही इन दोनों में क्या स्थापित हो गया? वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। और संबंध के चलते जो पुर्तगाल वाले लोग थे, ये जो पुर्तगाल वाले थे, इन्होंने मुंबई को क्या कर दिया? उठा के किसको दे दिया? ब्रिटेन के राजकुमार को दहेज में दे दिया। किसको दे दिया? मुंबई को। आज हम लोग बात करते हैं दहेज की, तो इन्होंने पूरा का पूरा मुंबई शहर उठा के किसको दहेज में दे दिया? चार्ल्स द्वितीय यानी कि ब्रिटेन को उठा के दे दिया। अब ब्रिटेन के महाराजा तो कहाँ रहते थे? ब्रिटेन में रहते थे, लंदन में रहते थे। अब उनको मिल गया मुंबई। मुंबई का क्या करें ये लोग? तो मुंबई को उठा के इन्होंने किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने मुंबई दिया, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दिया 10 पाउंड प्रति ईयर। ये इनसे क्या लेते थे? पैसा लेते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मुंबई पहुंच गया। मुंबई में इन्होंने अपनी एक अच्छी खासी
फैक्ट्री लगाई, प्रेसिडेंसी बना ली, ठीक है। उसके बाद 1662 के बाद 1717 में 1770 में जो ब्रिटिश था वो राजा था फर्रुखसियर। कौन था? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे ये फर्रुखसियर के दरबार में पहुंच गए और इन्होंने अपना फरमान दिखाया कि आपके जो राजा थे शाहजहां, इन्होंने हमें ऐसे ऐसे फरमान दिया था, तो वो फरमान अभी लागू है कि नहीं है। तो ये जो फर्रुखसियर थे इन्हें भारतीय इतिहास में कहा जाता है घृणित एवं कायर शासक। अब जो फर्रुखसियर महोदय थे इन्होंने कहा हमारे पूर्वजों ने दिया है भैया, बिल्कुल वैलिड है, आप जैसे चाहो वैसे व्यापार कर सकते हो। अब इन्होंने जब पूरा परमिशन दे दी व्यापार करने की तो ये अच्छे से व्यापार करने लगे। अब व्यापार करते करते सबसे पहले इन्होंने कुछ गार्ड्स रखे अपने पास, सैनिक के रूप में क्या रखे? गार्ड्स रखे कि हम जो कंपनी है उसकी सुरक्षा के लिए कुछ गार्ड्स रख रहे हैं। अब गार्ड्स रखने के साथ साथ धीरे धीरे करके ये अपना जो अधिकार क्षेत्र है, जो कंपनी का अधिकार क्षेत्र है, उसको बढ़ाने लगे। बढ़ते आगे आपका 1750 के आसपास, और 1750 के आसपास इन्होंने और ज्यादा अपना प्रभुत्व बढ़ाया और ये बंगाल के पास पहुंच गए। उस समय सबसे प्रभुत्व मतलब सबसे ज्यादा संपन्न जो राज्य था, सबसे ज्यादा पैसे वाला जो राज्य था वो हुआ करता था बंगाल। इन लोगों ने बंगाल को कैसे न कैसे भी कब्जा करने की कोशिश करी। अब 1750 से धीरे धीरे 1757 पहुंचे और 1757 में एक युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध। अब उसकी हम लोग बात करते हैं। ये सारी बैकग्राउंड था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई और क्या रहा, सबसे पहले हम लोगों ने एक बार रिकैप कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 31 दिसंबर 1600 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का एकाधिकार दिया। और इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं जॉन वाट्स और जॉर्ज व्हाइट। 24 सदस्य थे इसमें। इसी में से एक अध्यक्ष था, इसे गवर्नर बोलते थे, एक उपाध्यक्ष था। 1608 में पहला व्यक्ति आया, कैप्टन हॉकिंस। 1612 में युद्ध हुआ, सुहेली का युद्ध, निर्णायक युद्ध रहा। इसी के बाद कंपनी को अपनी फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिली और ये परमिशन मिलने के बाद 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। अब उसके बाद 1615 में जेम्स प्रथम जो ब्रिटेन के सम्राट थे, इनका राजदूत बन के कौन आया? थॉमस रो आया। और ये थॉमस रो ही वो व्यक्ति था जिसने भारत में सिफारत शब्द लेके आया। और इसी के प्रयासों के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की और अधिक फैक्ट्रियां बनी और जो व्यापार का काम हुआ वो बहुत तेजी से प्रारंभ हुआ। उसके बाद ब्रिटेन का जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह हो गया पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से। इन्होंने क्या किया? पुर्तगालियों ने मुंबई उठा के दहेज में दे दिया और मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया लीज पर, 10 पाउंड पर ईयर के लीज पर दे दिया। किसने? चार्ल्स द्वितीय ने। 1717 में फर्रुखसियर के दरबार में ये लोग पहुंचे कि कैसे न कैसे भी करके आप बता दो कि जो फरमान आपके जो पहले पूर्वज थे वो दे गए थे वो हैं कि नहीं है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड में एक औद्योगिक क्रांति और हुई थी, ये हुई थी 1688 में, ठीक है ना। अब ये लोग 1688 में जब औद्योगिक क्रांति हो गई तब इस औद्योगिक क्रांति से भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा भारत पे। ये लोग क्या करते थे? यहाँ से रेशम और सूत वगैरह ले जाते थे और वहां से कपड़े बना के लेके आते थे भारत में, और भारत में ही वही कपड़े बेचते थे। आगे क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगे क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो धीरे धीरे भारत में अपने पांव फैला रही थी। इसी बीच में ये भारत को जब व्यापार के साथ साथ इनका जो उद्देश्य था उसमें परिवर्तन हुआ। परिवर्तन के साथ साथ फोर्ट विलियम की स्थापना के समय बहुत विवाद हुआ। इन्होंने क्या किया कि जो बंगाल था, बंगाल का जो नवाब था उसकी किलेबंदी प्रारंभ कर दी। अब जिससे कि बंगाल का नवाब बहुत नाराज हो गया। बंगाल के नवाब ने कई बार मना किया, इनसे ये माने नहीं। और इसी के बाद एक घटना आती है, उसको बोला गया काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना, ये जो काल कोठरी की घटना हुई ये कब हुई? तो ये हुई 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को हुई। इस घटना में क्या रहा? तो इस घटना में जब जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला नाराज हो गया। नाराज होने के बाद उसने 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद जो कमरा खोला गया, तो कमरा खोला गया 23 जून 1756 को। इसमें से केवल 23 अंग्रेजी जीवित बचे थे। जब 23 अंग्रेज जीवित बचे, इनमें से एक अंग्रेज था हॉलवेल, और इसी ने इस घटना की पूरी जानकारी दी कि ऐसी कोई घटना हुई है।
इस घटना के बाद जो अंग्रेज थे बहुत नाराज हो गए और इसी घटना का जो परिणाम हुआ वो हुआ इसके बाद प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, प्लासी का जो युद्ध हुआ था, ये प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो ये हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ। बंगाल के नवाब के बीच हुआ। अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इसका प्रतिनिधित्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ठीक है ना। ये जो युद्ध था इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने, जो सिराजुद्दौला था, इसके सेनापति को अपनी ओर मिला लिया। इसके सेनापति का नाम था मीर जाफर। अब जब इसको अपनी ओर मिला दिया तो सेनापति जो इसका था मीर जाफर, उसका पुत्र था मीरन, उसने सिराजुद्दौला को पीछे से मार दिया और मारने के बाद जो मीर जाफर था उसको अंग्रेजों ने क्या बना दिया? बंगाल का नवाब बना दिया। अब ये जो युद्ध था, प्लासी का युद्ध था, इस प्लासी के युद्ध से ही माना जाता है जो ब्रिटेन शासन थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, उसका प्रारंभ माना जाता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हिस्ट्री में, कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं हुई थी। अब रॉबर्ट क्लाइव जब युद्ध जीत गया, ठीक है ना, प्लासी का युद्ध जीत गया, इसमें जो सेनापति था मीर जाफर, उसको बंगाल का नवाब बना दिया। अब ये कठपुतली शासक की तरह कार्य कर रहा था। जैसे जैसे अंग्रेज चाहते थे वैसे वैसे ये काम करता था और इस काम जब इसे सही से नहीं हो पाया तो बंगाल का नवाब बनाया गया मीर कासिम को। और मीर कासिम को जब बंगाल का नवाब बनाया गया तो थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हुई, ठीक है ना। मीर कासिम ने अपनी जो कैपिटल थी वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी, जिससे कि अंग्रेजों का प्रभाव थोड़ा सा कम हो सके। इसी बीच में एक युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध, ये वो घटनाएं हैं जो भारतीय संविधान है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। ये जो बेदरा का युद्ध था ये कब हुआ? तो ये हुआ 1759 में। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। ये किसके किसके बीच हुआ? तो ये किसके किसके बीच हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। तो किसके बीच हुआ? फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। अब इसमें भी क्या हुआ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतने के बाद इसी युद्ध से फ्रांसीसियों का भारत से क्या हो गया? पतन हो गया। फ्रांसीसियों का क्या हो गया? अंत हो गया। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा युद्ध जो हुआ इंपॉर्टेंट, उसको बोला गया वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध ये कब हुआ? तो वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में। ये किसके बीच हुआ? तो ये हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा हम कह सकते हैं कि ये डचों के बीच हुआ था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? जो अंग्रेज थे वो जीत गए और डचों का भारत से क्या हो गया? अंत हो गया। इस तरह से धीरे धीरे करके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना प्रभुत्व भारत में जमाती जा रही थी। सबसे निर्णायक युद्ध हुआ, उसका नाम था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, ये जो बक्सर का युद्ध था ये कब हुआ? तो ये हुआ आपका 22 अक्टूबर 1764 को। ये किसे किसके बीच हुआ? इस समय अगर हम लोग बात करें बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था। यानी कि जो पहला व्यक्ति था वो कौन था? बंगाल का नवाब था। और कौन था? मीर कासिम था, ठीक है। दूसरा व्यक्ति था अवध का नवाब था और ये था शुजाउद्दौला। उसके बाद जो तीसरा व्यक्ति था वो था मुगल, और मुगल कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना थी और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। कहीं कहीं मेजर मुनरो भी लिखा रहता है। इसमें जीत किसकी हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। और इसी युद्ध के बाद से ब्रिटिश जो सत्ता थी वो भारत में कैसी हो गई? स्थापित हो गई। इसी युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? प्लासी का युद्ध हुआ, सबसे निर्णायक युद्ध था। उसके बाद बक्सर का युद्ध दूसरा सबसे निर्णायक युद्ध था।
और प्लासी का युद्ध किसने लड़ा? रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा। बक्सर का युद्ध किसने लड़ा? हेक्टर मुनरो ने लड़ा। अब इसी युद्ध के बाद भारत में जो ब्रिटिश सत्ता की है वो स्थापना हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं से भारत पर शासन करने का काम भी करने लगी। अब जैसे ही ये युद्ध जीते, ये युद्ध जीतने के बाद दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुई। यानी कि सबसे पहली बात अगर हम लोग करें तो एक इलाहाबाद की संधि हुई, दूसरी बात आई रॉबर्ट क्लाइव। ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ये दोबारा भारत आ गया, ठीक है ना। ये जो दोबारा भारत आया तो ये भारत कब आया? तो ये भारत आया 1765 में। 1765 में, ये 1767 तक भारत में रहा। अब इसी रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की, ठीक है ना। इलाहाबाद की दो संधियां हुई, एक है इलाहाबाद की पहली संधि और दूसरा बोलते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि। अगर हम लोग पहली संधि की बात करें इलाहाबाद की, तो पहली संधि किससे हुई थी? तो ये जो शाह आलम द्वितीय हैं, मुगल जो हैं, शाह आलम द्वितीय, इन्हीं के साथ हुई, शाह आलम द्वितीय। अब जब बक्सर का युद्ध हो गया, ठीक है, मीर कासिम जो था ये भाग गया, भागने के बाद इसकी मृत्यु हो गई दिल्ली के आसपास कहीं भी। अब जो मीर जाफर था, इसका पुत्र था नजमुद्दौला, इसको बंगाल का नवाब बनाया गया। ये नजमुद्दौला क्या बना? बंगाल का नवाब बना और इन्हीं दोनों के साथ इलाहाबाद की पहली संधि हुई। और किसने करी? रॉबर्ट क्लाइव ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसने करी? रॉबर्ट क्लाइव ने की। और इसी के तहत उड़ीसा, बंगाल और बिहार, इन तीनों की दीवानी किसने ले ली? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास ले ली। यानी कि जो भी कार्य होंगे, मेनली जो कार्य होंगे वो कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और बाद बाकी जो होंगे वो कौन करेंगे? नवाब करेगा, ठीक है। अब इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके साथ हुई? तो ये हुई अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ हुई। ये जो था अवध नवाब था सुजाउद्दौला। पहले तो क्या हुआ कि सुजाउद्दौला ने जो शर्तें रखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मानने से मना कर दिया। फिर कुछ और युद्ध हुए, उसके बाद ये मान गए और जो इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई। इसके बाद जो सुजाउद्दौला थे इनसे कड़ा और इलाहाबाद, ये दोनों किले ले लिए गए, जिले ले लिए गए और ये जिले लेके इन्होंने किसको दे दिए? शाह आलम द्वितीय को दे दिए। और इन्हीं से, ये जो सुजाउद्दौला थे, इनसे जो युद्ध हुआ था उसकी क्षतिपूर्ति में 50 लाख रुपए लिए। कितने रुपए लिए? 50 लाख रुपए लिए। इलाहाबाद की पहली संधि की बात करें तो ये हुई थी 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की दूसरी संधि की बात करें तो ये हुई थी 16 अगस्त 1765 को, ठीक है। ये दोनों इलाहाबाद की संधियां थी जिनके बाद से बोला गया कि भारत प्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। अब इसके बाद से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका काम भारत पर शासन करना भी था और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं व्यापार करना भी था। ये वो सारी चीजें हैं जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे करके पावरफुल होती चली गई और जो हमारा संविधान का क्रमिक विकास है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। रॉबर्ट क्लाइव जब पहली बार अपने भारत आया तो ये कब आया? तो ये 1757 में आया और ये 1760 में वापस चला गया। दूसरे सेशन में जब ये आया तो ये आया 1765 में और ये 1767 में वापस गया। ये जो टाइम पीरियड था इसमें इसने इलाहाबाद की संधियां की और उसके बाद इसने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। ये जो द्वैध शासन था इसके जनक बोले जाते हैं लियोनेस कार्टेस। और इस द्वैध शासन को बंगाल में कौन लेके आया? ठीक है ना। प्रारंभ किसने किया? तो किसका नाम आएगा? रॉबर्ट क्लाइव का। अंत किसने किया इसका? तो इसका नाम आता है वारेन हेस्टिंग्स का। वारेन हेस्टिंग्स का, ठीक है। अब प्रारंभ कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1765 में और इसका अंत कब हुआ? इसका अंत हुआ 1772 में। तो कितने वर्षों तक ये चला? लगभग 7 वर्षों तक ये चला। ये जो द्वैध शासन था ये बहुत महत्वपूर्ण है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। इसमें क्या था? इस द्वैध शासन का मतलब था कि जो भी भूराजस्व है, ठीक है ना, पैसे या दीवानी वाले काम है वो कौन करेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी।
प्रशासन करने का काम कौन करेगा? तो कौन करेगा? नवाब करेगा। ठीक है, तो यानी कि जो प्रशासन का कार्य है वो दो लोगों के तरह से हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर रही थी और नवाब भी कर रहा था, इसीलिए इसको क्या बोला गया? द्वैध शासन बोला गया। क्या बोला गया? द्वैध शासन बोला गया। ये जो द्वैध शासन था ये बहुत कठिन समय था भारत में, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे भारतीयों का शोषण करते थे, जिससे कि अधिक से अधिक जो पैसा है वो वसूला जा सके और उनको अधिक फायदा हो। जब अधिक पैसा वसूला जाएगा तो इस टाइम पीरियड में जो पुलिस व्यवस्था थी बिल्कुल बेकार हो गई, जर्जर हो गई, कोई किसी की बात नहीं सुनता था। जब अधिक पैसा वसूलने की बात आई तो किसानों का अधिक शोषण प्रारंभ हो गया। ठीक है ना, इसी टाइम पे आता है 1770। 1770 में क्या पड़ा? अकाल पड़ा, बंगाल में सूखा पड़ा। और ये अकाल ये जो अकाल था ये इतना खतरनाक था कि इसमें लगभग 1/3 जनता जो थी वो मर गई थी बंगाल की। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने टैक्स कम नहीं किया और टैक्स जो था वो बढ़ा दिया, लगभग 10% बढ़ा दिया, यानी कि और ज्यादा अधिक शोषण किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों का। और ये जो द्वैध शासन था इसमें इतनी ज्यादा इन्होंने लूटपाट की कि कुछ विद्वानों ने इसे डाकुओं का काल भी कह दिया, कि ये जो टाइम पीरियड है इसको क्या बोला गया? डाकुओं का काल। डाकुओं का काल भी कहा गया। ठीक है, अब क्या कारण था? क्योंकि ये बहुत अधिक पैसा वसूलते थे। ठीक है, वसूलने के बाद जो कंपनी के कर्मचारी थे वो तो अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे क्या जाने लगी? घाटे में जाने लगी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे घाटे में जाने लगी तो उसके जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे ब्रिटेन में, तो उनको ये समझ में आया कि जो कंपनी है वो क्या है? घाटे में है। लेकिन व्यापार अच्छा खासा हो रहा था। व्यापार जब हो रहा था, अपना शासन भी अच्छा खासा था, फैक्ट्रियां काफी सारी लग गई थी, सारी बातें पॉजिटिव थी, लेकिन कंपनी घाटे में कैसे जा रही है? तो जब कंपनी घाटे में जाने की बात आई सामने, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे इनको लोन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है ना, और इन्होंने क्या किया? 10 लाख पाउंड का लोन मांगा ब्रिटेन गवर्नमेंट से। ठीक है, जब ये लोन की बात आई तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कहा भैया ठीक है हम लोन तो दे देंगे, कंपनी अगर घाटे में जा रही है तो। ठीक है, अब कंपनी घाटे में जा रही है, इसकी जांच की बात आई तो एक समिति बनी, गोपनीय समिति। गोपनीय समिति, ये जो गोपनीय समिति थी ये लॉर्ड नाथ जो थे इनकी सिफारिश के बाद बनी। दूसरी समिति थी प्रवर समिति। प्रवर समिति, ये जो प्रवर समिति थी ये इसके अध्यक्ष थे वर्गायन। इनकी अध्यक्षता में बनी। ये दोनों समितियां भारत गईं और भारत जाने के बाद इन्होंने देखा कि कंपनी क्या कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, और जाने के वापस जब आई तो इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है ना, ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की इसमें बहुत सारी कमियां पाई गई और इन्हीं कमियों को सुधारने के लिए इसने जो रिपोर्ट दी उसमें क्या पाएंगी? कमियां पाएंगी। और इन्हीं कमियों को सुधारने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट आया और जो पहला अधिनियम था जिसे बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, और ये कब आया? तो 1773 में आया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इतनी जो कहानी आपको बताई गई है वो कहाँ लाने के लिए बताई गई है? रेगुलेटिंग एक्ट तक पहुंचाने के लिए। इसका जो बैकग्राउंड था वो बताया गया आपको। ठीक है, अब ऐसे करके धीरे धीरे करके क्रमिक विकास हुआ। संविधान एक दिन में नहीं बना, कैसे बना? धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके बना। और हम लोगों ने सीखा कि कैसे करके एक एक स्टेप करके कि रेगुलेटिंग एक्ट बनने की बात हुई। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रावधान किए गए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहें। बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।